476 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार को पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी किसी कार को 1.2 डेज में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि ए अकेले आधा कार करके छोड़ देता तो बाकी बचे हुए कार को बी अकेले पूरा करके पूरा करता। इस तरह कार 2.5 दिनों में पूरा होता। यानी आधा कार जब ए करता है और आधा कार बी करता है तब हमें समय लगता है 2.5 डेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है यदि बी कॉमा ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, यानी बी की एफिशिएंसी ए से 50% अधिक है, यानी ए 2 लड्डू खाता है तो बी 3 लड्डू खाता है। इसका अर्थ ये होगा यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेले उस कार को पहले तो अधिक कुशल है तो 50% मतलब 1/2, यानी 2 लड्डू ए खाएगा तो बी 3 खाएगा। आपको हम बता दें ये क्वेश्चन आसान हो गया। दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, पहली बात को समझो, और 1.2 डेज में दोनों ने मिलकर 6 लड्डू, यही 6 लड्डू एज ए टोटल वर्क होगा। अगर बी ये 6 लड्डू खाएगा तो एक दिन में 3, तो 6 लड्डू 2 दिन में खा जाएगा। ए एक दिन में 2 खाता है, अगर 6 लड्डू खाएगा तो 3 दिन में खा जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि आधा कार किसने किया? बी ने किया। तो बी आधा कार, पूरा कार 2 दिन में, तो आधा कार 1 दिन में करता है। और ए ने भी आधा कार किया तो पूरा कार 3 दिन में, आधा कार 1.5 डेज। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 2.5 दिन आता है। यानी कुछ नहीं करना है, हमसे कहता उस कार बी अकेला ही उस कार को शुरू करने से आखिरी तक पूरा करे तो उसे कितने दिन में पूरा कर पाएगा? तो 2 दिन इज द राइट आंसर। यही इसका सही उत्तर है। यानी इस क्वेश्चन में मेरे मासूम से दोस्तों अगर ये लाइन देता या ना देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाता। ये लाइन देता और चाहे ना देता, इसका कहीं यूज नहीं है। बट बाद में हम उसको एक बार वेरीफाई कर ले रहे, क्योंकि जब ये कंडीशन दे रखा है तो हमने वेरीफाई किया, यानी इसका आंसर 2 आएगा। एक बार फिर से समझो, ए बी किसी कार को 1.2 डेज में करते हैं, पहली बात। फिर कहता है ए आधा काम करे, बी आधा, ऐसा करने से 2.5 दिन में काम पूरा होगा। पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है, यदि बी कॉमा ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। 50% का अर्थ होता है 1/2, यानी ए 2 लड्डू खाएगा तो बी 3, दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू, 1.2 डेज में 6, इसी को टोटल वर्क बोलते हैं। तो 6 लड्डू एक दिन में बी 3 खाता है तो 2 दिन में 6 खत्म कर देगा, यानी पूरा काम 2 से भाग दोगे ए तो पूरा काम 3 दिन में खत्म कर देगा। अब चाहो तो वेरीफाई करो, अन्यथा ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं। कहता है बी अकेला ही उस कार को शुरू से आखिरी तक करे तो कितने दिन में? तो 2 दिन इज द राइट आंसर। आई होप यह क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, बाकी कमेंट का रिप्लाई अंत में, क्योंकि अभी हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ठीक है। कष्टों का निवारण अंत में। 2 संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः इतना है। देखिए समांतर माध्य यानी एपी, अगर 2 संख्याएं ए और बी, उनका समांतर यानी a + b/2 जो कि 7 हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य यानी जीपी जो कि √ab होता है, जो कि 2√10 है। हमसे कहता है दोनों संख्याएं बता दो। मासूम से दोस्तों इसको सही से देखोगे तो a + b = 14 हो गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो ab = 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर 10,
और देखो गौर से इसको देखते ही नजर आ रहा है कि इसका योग 14 होगा, यानी अगर मैं इसे 4 कर दूं और इसे 10 कर दूं तो योग 14 और गुणा 40 भी, यानी इस क्वेश्चन में ये वेरीफाई हो गया और यही आंसर है। चाहते तो आप वाया ऑप्शंस देख लेते, 5 4 9 20 2 22 8 5 13 4 और 10 समझ गए 40, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखो इस किताब के जो ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो टीचर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, इसलिए प्यार से मोहब्बत से इसे सॉल्व कीजिए और अच्छे से आगे बढ़िए। 477 के बाद 478 एक प्यारा क्वेश्चन, जी हां दोस्तों एक प्यारा क्वेश्चन। वैसे तो इसमें मेहनत नहीं है। 2x प्लस 1/3x बराबर 5, एलसीएम ले लिया यानी 6x² प्लस 1 बराबर 15x की, बोलो हां। हमारी नजर क्वेश्चन में पड़ी तो 5x ऐसे, फिर मैंने लिख दिया 6x² प्लस 1 प्लस 20x। ऐसे लिखते ही मेरे प्यारे देशवासियों गौर से देखिए, गौर से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू समझदार हो, किसके बराबर 15x के बराबर, यानी 5x ऐसे नीचे 15x प्लस 20x यानी 5x अपॉन 35। तो ये आंसर 1/7 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/7। मुस्कुराइए और बताइए। दोस्तों आज के सेशन के क्वेश्चन आने वाले समय में बहुत अच्छे होंगे, इसलिए पेशेंस से सभी बच्चे पढ़ लो। जो बच्चे CBD 2 की भी तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की, दोनों के लिए अच्छे क्वेश्चंस है। 478 के बाद 479। दोस्तों यह क्वेश्चन पिरामिड का है। पिरामिड में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जब भी स्क्वायर वाला पिरामिड हो उसमें समझना पड़ेगा, हल्का सा समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो आप मोटा मोटा समझो, आप क्या करो, आप जहां खड़े हो मतलब बैठे हो, उसके नीचे फर्श को देखो। आपका कमरा 4 कोने का होगा, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना। इसी कमरे में आप बैठे या खड़े या कुछ भी कर रहे हो, इसी कमरे में बैठे हो। इससे क्या है, जो फर्श है, अपनी फर्श को देखो, दिख रही होगी। फर्श से अगर पंखा अगर लगा है तो पंखा जो जो गोल गोल घूमता है, ये है पंखे नहीं, गोल गोल वाला, उसकी तरफ देखो। तो उसकी तरफ भी आपने देखा। इन चारों कोने से पंखे में रस्सी बांध दो। तो जो इस रस्सी को चारों कोने से बांधोगे, इसे बोलते हैं स्लंट एज। क्या बोलते हैं? स्लंट एज। क्या बोलते हैं? स्लंट एज। पहले बोलो हां। और इनके पहले समझना, हम आपको दिखाएंगे, ऐसे नहीं है कि ना दिखाएं। ये स्क्वायर है, पहले समझो। और आप अपने कमरे में, तो फिगर तो 3D होगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। भाई ये कमरे की फर्श है और ये पंखे का मुंडी है, तो इन कोनों से, जैसे नहीं झूला देखते हो, ऐसे 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 ऐसे, बट 3D में तो ऐसे नजर नहीं आएगा, हम तो ऐसे दिखाएंगे नहीं। तो हम टीचर लोग ऐसे दिखाते हैं, इस टाइप से। इस कोने को ऐसे, समझ गए ना, समझ गए ना, ऐसे दिखने में आपको ऐसे नजर आएगा ये चीज। पहले बोलो हां। अब ये, अरे बचपन में वो झूला नहीं जिसमें झूलते थे, 2 से ऊपर बांध दिया, एक ही पॉइंट पे बांधने वाला, बस वही है। अब नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ये इसको स्लंट एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लंट एज कहते हैं। एज, इसे स्लंट एज कहते हैं। समझ गए? स्लंट एज, ठीक है। और स्लंट हाइट कहां आएगी ये समझो। स्लंट हाइट क्या है कि इसके मिड से, मिड से जो पल्ला है उसके मिड से उसी पंखे पे ले जाओ,
तो वो ऐसे ले जाओगे, ऐसे, तो ये चीज ऐसे नजर आएगी और ये परपेंडिकुलर होगी, ऐसे भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और ऐसे भी परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत कम बच्चे इस चीज को समझ पाते हैं। ये जो हरी लाइन है इसे स्लंट हाइट कहते हैं, हिंदी में त्रियक ऊंचाई। बाकी पिरामिड का YouTube में पिरामिड प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना, आपको एक प्यारा सा 2 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी अगर उस वीडियो को देख लिया। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम में मैं वो वीडियो फिर से पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण के वर्गाकार आधार। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और ये विकर्ण है। विकर्ण हमारा 10√2 है, यानी स्क्वायर की सारी भुजाएं 10 हो जाएंगी। और ये ऐसे परपेंडिकुलर इधर से भी होगा और इस टाइप से भी होता है। और हमसे ये पूछा गया, ये चीज निकालना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर हमसे कहता है कि प्रभु उसकी ऊंचाई 12 है पिरामिड की, और ये चीज भाई ये पूरा 10 है, और यहां सेंटर से तो इधर 5 इधर 5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 12 13, ये ट्रिपलेट्स, ये इसकी स्लंट हाइट यानी L आ जाएगा। हमसे कहता है तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 1/2 आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप गुणे त्रियक ऊंचाई जिसे स्लंट हाइट बोलते हैं, ये होता है। तो दोस्तों 1/2 आधार का परिमाप 10 10 10 40 हो गया, और त्रियक ऊंचाई वो 13 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे 20, 20 गुणे 13 260 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 260 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। मैंने ऑलरेडी पिरामिड का वीडियो YouTube में 2 घंटे का डाल दिया है, हर एक लेवल का पढ़ा हुआ है, उसे आप पढ़ लीजिए। आप किसी भी एग्जाम का पिरामिड क्वेश्चन सब लेवल का उसमें हमने सॉल्व करा दिया एक ही वीडियो में। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, वो पेड वीडियो पढ़ा हुआ है, ये भी आपको बता दे, उसको पढ़िए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। चलिए 479 के बाद कमेंट के रिप्लाई अंत में अभी पढ़ लो। हां 480 नंबर क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न का होता है, हम आपको बता दें क्या, जैसे x² + y² + z² बराबर 0 के, x² + y² + z² बराबर 0, ये 0 के तभी पॉसिबल होता है जब x बराबर 0 हो, y बराबर 0 हो और z बराबर 0 हो, तभी ये 0 के बराबर होता है। ये आप माइंड में सेट कर लो भाई, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, तभी पॉसिबल होता है कि ये 0 के आए। इसका मतलब जो आपको ये इक्वेशन दी गई है बच्चा, ये सबको आपको 0 के बराबर करना होगा। जब आपने कर लिया तो इससे x बराबर 2 आया, इससे y बराबर -3 आया और इससे z बराबर 15 आया। बोलो हां। जब ऐसा आया तो x 2 हो गया, x 2 हो गया, y -3 हो गया, z प्लस का 15 हो गया और माइनस का 5। मासूम से दोस्तों यहां से 10 आया, यहां से -1 यानी 9 आया। इसका आंसर 9 आएगा। प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन इस साल भी एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया बच्चा। क्या है, इसकी थ्योरी को समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। सीधी सी बात, इसकी थ्योरी क्या होती है पहले इसको समझते हैं।
जब भी आपसे कह दे कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, अगर ये चीज कोण समद्विभाजक है तो याद रखना जिस रेशियो से ये दोनों भुजाएं होंगी उसी रेशियो से ये दोनों भुजाएं होती हैं। ये थ्योरम होती है और इसे प्रूव किया जाता है साइन रूल से, ठीक है, पर हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, इसमें बता देते हैं। इसमें होता क्या है प्रभु, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, दोनों के रेशियो बराबर होते हैं। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो और रट लो। अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर इतना, तो पहले तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर 8 के, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है एंगल ए का समद्विभाजक आंतरिक रूप से बीसी पर डी पर मिलता है। एंगल ए का समद्विभाजक आंतरिक रूप से डी पर मिलता है, बोलो हां। और बीडी बराबर 6 के, बीडी बराबर 6 के और डीसी बराबर 7.5 के, तो हमें एसी चाहिए होगा। मासूम से दोस्तों एक एक बात को समझो, 6 और 7.5 का रेशियो देखो तो 1.5 से ये 4 बार में जाएगा और 1.5 से ये 5 बार में जाएगा, यानी इन दोनों भुजाओं का भी रेशियो 4 और 5 होना चाहिए। 4 बराबर अगर 8 के तो 5 बराबर 10 के। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 8 बटा एक्स 6 अपॉन 7.5, इसको भी सॉल्व करोगे तो फिर x बराबर 10 आएगा। इस साल इससे कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए तो प्यार से पढ़िए, सेशन को एंजॉय कीजिए। अभी अंत में बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आज के सेशन में, उन्हें भी हम कराएंगे, ठीक है। 482 ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है। बॉल्स वाले क्वेश्चन कहता है एक बॉक्स में 3 सफेद बॉल है या कुशन लिख दो, 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे हैं, एक सफेद या एक नीला। देखो या लग गया है, या में प्लस होता है, तो एक सफेद तो 3 में से एक सफेद निकालना है, या यानी प्लस, और नीले हैं 5 तो 5 में से एक नीला निकालना है, और एक ही बॉल निकालनी है तो 5 3 8 में से एक, बस यही इसका सॉल्यूशन है। इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको प्रकाश कला जैसे 8C3 लिख दे तो इसकी कैलकुलेशन समझो, 8C3 तो 8 नंबर सीढ़ी पर हो, 3 सीढ़ी नीचे उतरो, 8 7 6, और यहां 3 है तो बस 3 फैक्टोरियल कर दो, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। ऐसे करके आप निकाल सकते, 8 7 56 वैल्यू हो गई 8C3 की। अब यहां देखो 3C1 तो एक ही सीढ़ी उतरना है, कोई दिक्कत है नहीं। 5C1 एक ही सीढ़ी उतरना है, एक एक की वैल्यू एक ही होती है। 8C1 तो एक ही सीढ़ी उतरना है। एक चीज दया 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 दया, 8C1 नहीं, यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना दया, नहीं यहां गड़बड़ हो जाएगा, बॉलें ज्यादा है ना मेरे भाई। 3 4 7 7 5 12 बॉल है, 7 5 12, अरे बॉल तो पूरी काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, तो 3 4 7 5 12, टोटल बॉल है 12। अब 3 यहां प्लस 5 और 12, 8 बटा 12 यानी 2/3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2/3। बॉल्स के क्वेश्चन आसान होते हैं, मोहब्बत से पढ़ लीजिए और सिलेक्शन की ओर आगे चलिए, समझ गए। चलिए 482 के बाद 483 बच्चा, हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स में सेम क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व कर दिया है। यहां आपको सीधे याद करने के लिए कहेंगे क्योंकि समय बर्बाद नहीं करेंगे। कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा, तो याद रखना ये होता है,
इसको अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और सीधे याद कीजिए n² - 1/12। जी हां, तभी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे। बोलो हां। तो मानक विचलन, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, यूथ की किताब जो हमने यूट्यूब में पढ़ाई है वहां पर हमने ऐसा क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी किया हुआ है। पर यहां याद करो, एक आध क्वेश्चन याद करोगे तभी आप दूसरों से अलग होगे। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कहता 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग में, एक वर्ग बना लिया। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काटा गया। मतलब प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काटा गया, ऐसे समझ गए? 0.5 तो अब ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। समझदार हो अब तो, ठीक है। कटे हुए हिस्से में से एक शीर्ष, कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, ठीक है। परिधि और इस प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, जो इस प्रकार से हमारा ऑक्टागोन बना है, ऑक्टागोन मतलब ये चीज देखिए 8 भुजाओं वाला ऐसा बना, बट ये रेगुलर ऑक्टागोन नहीं है, ये ऑक्टागोन का मतलब 8 भुजा वाला। रेगुलर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं बराबर होती है। यहां ऐसा नहीं। पहले इससे कह रहा है इसकी परिधि बताओ, परिधि या सरकमफेरेंस, परिधि बोला है ना, परिधि बोला है। वैसे परिधि का मतलब सरकमफेरेंस, पर यहां पेरीमीटर भी यूज कर सकते हैं, बात बराबर है। परिमाप जिसे हिंदी में बोलते हैं। परिधि का इंग्लिश में मतलब सरकमफेरेंस होता है। कल को ये नहीं कि सर परिधि को आप पेरीमीटर बोलो। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस बोथ आर इक्वल, राइट? अब समझो, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 ऐसे होगा। पहले बोलो हां। उसके बाद देवता, देवता यहां पर समझो, यहां 1/2 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1/2। ये वाइट निकालना है डायगोनल, तो इसका स्क्वायर 1/4, 1/4। समझ गए भाई? 1/4 1/4 भाई, स्क्वायर करोगे 1/4 1/4, और ये फिर अंडर रूट में 1/2, यानी बाहर आएगा 1/√2। तो ई डंडी की वैल्यू, ई डंडी की वैल्यू 1/√2। और ऐसी कितनी डंडी है? 4 डंडी है टोटल, तो यहां 4 कर दो, तो 8 ऐसे √2 से भाग दोगे तो ये वैल्यू आया। अब ये वैल्यू किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी डी इज द राइट आंसर। लेकिन अब आपको कह दो एरिया निकालो, तो वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, जब भाई डी आंसर हो गया तो फालतू में हम एरिया निकालें, फिर भी हम आपको सिखाएंगे मासूम से। दोस्तों, एरिया के लिए आपको डरना नहीं है, सीखना है। आप स्क्वायर का एरिया 3 भुजा है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया 9, और उसमें से ये जो पार्ट हैं ए बी सी डी, यानी 4 पार्ट का एरिया घटाना है। और ये चारों एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट दोनों सेम है, 1/2 1/2। 9 माइनस ये 50 पैसा हो जाएगा, 8.5 इज द राइट आंसर। तो ये इसका आंसर होगा 484 का। तो बहुत प्यार से संयम के साथ बता रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। बाकी आपको बता दे, मेंसुरेशन हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब का बहुत बढ़िया यूट्यूब में पढ़ा दिया है। बहुत प्यार मिला बच्चों का उन वीडियो से, लाखों व्यूज हैं उन वीडियो में, जाकर आप जब देखेंगे बहुत प्यार मिला। इतने प्यार से पढ़ाया है, बहुत 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 प्यार मिला। कहता है एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर एक चिमनी के सामने है। बात को समझो, ये एक नदी है, एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा घर, तो 15 मीटर ऊंचा घर
अब चिमनी तो बड़ी ही होगी, सीधी सी बात है। 15 मीटर ऊंचा घर जो उसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पे स्थित एक चिमनी के सामने है, तो चिमनी ये मान लिया। कहता है घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो ऐसे बनता है 30, ये तो अल्टरनेट से ये हो जाएगा 30। बोलो बोलो टेल टेल। और कहता है घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, लाइन तिरछी जा रही है तो ऐसे ले आओ, तो ये 30 डिग्री बोल रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया, कोई नहीं ये 60 बोल रहा है। तो नदी की लगभग चौड़ाई चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डरना नहीं है, प्यार से समझना है। नदी की लगभग चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मासूम से दोस्तों आप जब भी जानते हो कि अगर नहीं जानते हो तो समझो, अगर हम 30 डिग्री को देखते हैं 90 के साथ, तो रेशियो √3:1 और ये 2 होता है। और 90 के साथ अगर 60 डिग्री को देखते हैं तो 1√3 और 2 होता है। पहले बोलो हां, यानी ये √3 होगा, ये 1 होगा, बोलो हां। और अगर हम इधर वाले से देखें, इधर वाले से भाई ये वाले से, ये वाले से 60 है तो ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। देखा जाए दोनों में आधार सेम होने चाहिए, यानी √3 का यहां गुणा और यहां पर भी √3 का, यानी ये वैल्यू हो गई अब 3। तो देख रहे हैं कि 1 बराबर 15 के तो 3 बराबर 45 के, यानी चिमनी की ऊंचाई 45 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, यानी सी इज द राइट आंसर। फिर भी आत्मा नहीं मान रही है कि हमें इसकी चौड़ाई भी ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं जब 1 बराबर 15 के है, 1 बराबर 15 के है तो √3 इसकी चौड़ाई है, तो √3 का यहां गुणा कर दो। √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 15, घर पे बैठ के इसका इंटू करना 26 के अप्रोक्स में आ जाएगा, क्योंकि लगभग में आंसर चाहिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 26 आएगा। बोलो मगर प्यार से। क्या आपने इस सेशन को शेयर किया? बिल्कुल नहीं किया होगा, फिर भी हम पढ़ाएंगे, यही सत्य है और इसको जानो। 485 नंबर हो गया, बोलो हां। कहता है 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें 80 मीटर और 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई जाती है। बच्चा वही क्रॉस पाथवे की बात कर रहा है। क्रॉस पाथवे आप जानते हो कि ये बीचों बीच, ये अब ये जो है ये 80/60 का है, पहली बात तो ये समझो। अब जब ये 80/60 का है, ये क्या है 80/60 का है। अब इसमें 5 मीटर चौड़ी सड़क ऐसे गई और 5 मीटर चौड़ी सड़क ऐसे गई, तो हमसे कह रहा है भैया इस सड़क में लगा खर्चा बता दो, यही चाहता है हमसे। एक चीज समझो, 80 × 5 पहले होगा, फिर 60 × 5 होगा, लेकिन इस सड़क में ऐसे जब गए तो एक बार ऐसे गए, 2 बार, मतलब ये पोर्शन 2 बार काउंट हो गया। और ये 5 5 5 समझ गए, 5 ही का होगा, चौड़ाई इसकी 5 5, तो 5 का स्क्वायर 25 घटा दोगे और 10 रुपया के हिसाब से काम हो रहा है, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो 10 का गुणा कर दो, मुद्दा खत्म। 400 300 तो 700 हो गया, 25 गया तो 675 आया और 10 का गुणा, तो ये 6750 इज द राइट आंसर। 486 का आंसर 6750 आएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि वाया ऑप्शंस बी, देखो ये पढ़ा होगा, अच्छी बात है कि वाया ऑप्शंस बी है, ये जो तरीका बताया है इसी से करते हैं, ठीक है देवता, समझ गए। 486 के बाद 487,
क्या कहता है, सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली और 3 नीली गेंद रखी। ठीक है, उसका भाई मनीष यादृच्छिक रूप से 2 गेंदों को उठा लेता है। एक ही रंग के गेंदों की चुनने जाने की प्रायिकता, तो 5 में से 2 पीली हो सकती है, या जब या शब्द निकलता है तो प्लस होता है, जैसे नहीं 5 में से या तो दोनों की दोनों पीली हो सकती है या दोनों की दोनों नीली, तो या में प्लस। और टोटल गेंद कितनी, 5 3 8, तो 8C2। अभी बताया था कि 2 सीढ़ी उतरेंगे, तो 5 नंबर 1 उतरे तो 4 नंबर, पहले बोलो हाँ। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। 3 सीढ़ी 3 है तो 3 नंबर, फिर 1 उतरे तो 2 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। नीचे आ जाओ, 8 से 2 सीढ़ी उतरेंगे, 8 नंबर 7 नंबर, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। हाँ, फैक्टोरियल जो बोल रहा हूं मैं उसको ध्यान दो, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है बस। इसके बाद जो 3 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू 6 होती है। एक्चुअली मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, इसका मतलब 2 गुणे 1 होता है, ये मतलब है। जैसे 4 फैक्टोरियल 24 होता है, हाँ 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस टाइप से। जैसे 5 फैक्टोरियल बच्चा तो क्या होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 120 होता है। समझ गए, बोलो हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन में। ये 2 2 तो हटा दो, ये 20 है और ये 6, टोटल हो गया 26, और 8 गुणे 7 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 13/28 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 13/28 आएगा। प्यारा क्वेश्चन, प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं कराता हुआ। चलिए ठोको लाइक, बोलो हाँ। 487 के बाद 488, इसका आंसर r² ही आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो x², इसकी वैल्यू उठा के रख दो, जैसे r² sin² a cos² b, y उठा के ऐसे रख दो, r² sin² a sin² b, और zr² cos² a। मेरे मासूम से दोस्तों, छोटी छोटी बातों को समझना। यहां से जब ये चीज और ये चीज देख रहे हो तो ये कॉमन आ जाएगी, यानी r² sin² a कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में आया cos² b प्लस sin² b, और यहां से r² और cos² a आएगा। बोलो हाँ। अब आप गौर फरमाइएगा कि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब ये चीज और ये चीज, जब आप ये चीज और ये चीज देखेंगे तो r² कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा sin² a प्लस cos² a। तो sin² a प्लस cos² a वो तो 1 ही होता है, r² इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर r² आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस r² होगा। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और निरंतर पढ़िए। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। सर इसका दूसरा मेथड नहीं है, दूसरा मेथड है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। भैया जब 2 लाइन में सॉल्व हो रहा तो काहे दूसरे तीसरे चौथे में जाएंगे? आए कौन सी दुनिया से हो, समझे? फिर इसको ऐसे ही निपटा दो, और क्या। फर्जी क्वेश्चन है का, कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है का? पढ़ने से होता है मेरे भाई, टाइम पास करने से नहीं होता है। ये फॉर्मूला होता है, बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, बताओ बताओ बताओ। समझे कि नहीं समझे? इसका फॉर्मूला कौन सा होगा? कहता है x1 x2 x3 xn में n प्रेक्षणों का मानक विचलन आवर्ती इतना x माध्य के साथ दिया गया है। हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब पढ़ाई हुई है भर भर के। ये फॉर्मूला होता है, इसे सीधे याद करना होगा, ठीक है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और सीधे इस फॉर्मूले को घोल के पी जाओ, ठीक है। चले 489 के बाद 490 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। ये एक प्यारा क्वेश्चन यहां आ गया है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है पर आ गया है तो बताया जाएगा।
एक त्रिभुज एबीसी के कोण बीएसी का द्विभाजक भुजा बीसी को डी पर प्रतिच्छेदित करता है और एबीसी के परिव्रत, ओके परिव्रत है, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया डिजाइन बना के पढ़ाएंगे और क्या। चलिए, कहता है एक त्रिभुज एबीसी के कोण, तो ये त्रिभुज है ए बी और सी के कोण बीएसी का द्विभाजक है, बीएसी का द्विभाजक, यानी ये एंगल बाइसेक्टर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करता है और एबीसी, अच्छा डी पर प्रतिच्छेदित करता है और एबीसी के परिव्रत को ई पर मिलता है, मतलब ये यहां पर डी को और यहां पर मिल रहा है ई पे, ये बोल रहा है। मतलब ये जो लाइन आपके सामने खींची गई है बच्चा, ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये लाइन ऐसे जा रही है सीधी, बीसी को डी पर कर रहा है और इसे ई पर कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, परिव्रत है, तो ये सदा सत्य है। अब हमसे कहता है कि प्रभु ए बी इंटू ए सी प्लस डीई इंटू ए, इनमें से कौन सा होगा। चले बताया जाएगा, एक प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, मोहब्बत से बताया जाएगा, छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। पहली बात, ये एंगल बाइसेक्टर है जिसे हम कहते हैं कोण समद्विभाजक। आज ही बताया था कि जब ये कोण समद्विभाजक है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और जो ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन डी सी के थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। ये इसकी पहली बात हो गई। दूसरी बात को समझना मेरे मासूम से दोस्तों, जिसके लिए क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात क्या है, क्या इसमें एक्स्ट्रा ये लाइन बनाने पड़ेगी। अब क्या आप भी जानते हो कि सेम सरकमफेरेंस में सेम परिधि में दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये सेम है भाई, ये इसके बाद ये बेस है एक तरीके से, और ये सेम परिधि, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर मैंने इनको अल्फा मान लिया तो ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये बात याद रखना और सुन लो। अब देखो, अब क्या हुआ, यहां पर खेला हो गया थीटा अल्फा, तो यहां पर सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है भाई, थीटा अल्फा इसमें भी, थीटा अल्फा इसमें भी, यानी अगर ये बीटा एंगल हो गया तो जाएगा क्या, ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। सर कैसे भाई, दो त्रिभुज है भाई, दो त्रिभुज के अगर दो एंगल बराबर है थीटा अल्फा और थीटा अल्फा, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी बराबर होगा, और इसी को सिमिलरिटी बोलते हैं। सिमिलरिटी में लिखा कैसे जाएगा उसको भी समझो। जैसे थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, तो थीटा ए पर है, बीटा सी पर है, और अल्फा सी पर है और बीटा डी पर है, यानी ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो थीटा अल्फा बीटा लिया तो थीटा अल्फा बीटा ए ई बी के सिमिलरिटी लग जाएगी मेरे भाई, और सिमिलरिटी में भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सिमिलरिटी में, अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आपको पहले से ही आती है, नहीं आती तो प्रकाश सर बता रहे हैं। देखो अगर हमने इस वाले में लिया, पहले इस वाले में ले रहे हैं, पहले समझो थीटा बीटा, थीटा बीटा, थीटा बीटा किसमें है, ए बी में, थीटा बीटा किसमें है, ए बी में, थीटा बीटा किसमें है, ए बी में, तो थीटा बीटा किसमें है, थीटा बीटा ए डी में, क्योंकि सिमिलर है ना मेरे भाई।
फिर समझो, देवताओं समझ लो, वरना बाद में कहोगे सर वाई दिस कोलावरी डी। भाई थीटा बीटा। अब देखो थीटा अल्फा किसमें, एई में। तो अब इसमें देखो थीटा अल्फा एसी में। ये पॉइंट किताब में डायरेक्ट दिया गया है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूजन में हैं। बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मेन ये पॉइंट है भाई, किताब वालों ने इसको समझाया नहीं, किताब में साइड में लिख दिया ये पॉइंट है, बच्चा घबरा गया, कहता वाई दिस कोलावरी। तो इसीलिए एडवांस मैथ मतलब प्रकाश सर कानपुर वाले आपको ये पॉइंट समझाते हुए, सिंपल सा है। अब क्वेश्चन फर्जी है, मेन ये पॉइंट था जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, तो वहां बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब इस वीडियो को देखने वही बच्चे आएंगे जिनका ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। असली बात तो ये भी है, समझ गए ना। अब देखो फिर कहेंगे कानपुर वाला है टीचर, तभी कहेंगे ए बी ए सी। अब देखो जो डीई की वैल्यू है, यानी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कैसे भाई, ए ई में से एडी घटाओगे, भाई पूरे में से एडी घटाया तो ये आया, यानी डीई की वैल्यू जो हो जाएगी वो ए ई माइनस एडी, और ए ई यहां से। अब देखो ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया, गुणा कर दो, ये ए ई स्क्वायर हो गया, और माइनस का ए डी और ए ई हो गया। मेन पॉइंट आज का इस क्वेश्चन का तो यही है, और जिसको देखने लोग आएंगे, जो भी आए कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हम इसी क्वेश्चन के लिए आपके यूट्यूब चैनल में आए थे। ए बी इंटू ए सी, बोलो हां, और ए डी इंटू ए ई बराबर होंगे। ये दोनों जब बराबर है तो इनका हैप्पी बर्थडे, ये आंसर होगा। दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा? ए इज द राइट आंसर, ए स्क्वायर इज द राइट आंसर, बोलो मगर प्यार से, ठीक है। तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुतों से सॉल्व नहीं हुआ होगा, ये हकीकत है, क्योंकि यहां फॉर्मेशन लाइन की है। चलिए 490 के बाद आगे बढ़ेंगे, इसको दोबारा देखना अगर कोई डाउट हो, वैसे तो नहीं होगा, स्टूडेंट हो हमारे। प्यारा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th की क्लास की किताबों में भी है और रेलवे में भी पूछा जा चुका है। डरना नहीं, एक बार में समझ में आएगा। कहता है दो खोखले बेलनाकार धातु के ट्यूबों का आंतरिक आयतन बराबर है, मतलब दोनों का आंतरिक इंटरनल आयतन बराबर है। दो बना लो, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। अब देखो, अब मालूम चला इनमें से किसी की लंबाई ज्यादा हो जाए, चित्र बदलो, नहीं, चित्र में वही रखेंगे हम, ठीक है, उससे मैटर नहीं है। आंतरिक आयतन यानी अंदर वाले आयतन बराबर है, ये वाले जो दिख रहा है व्हाइट कलर वाले, ये आयतन बराबर है। यानी अगर मैं पहले वाले को लूं तो पाई r1 का स्क्वायर h1 हो जाएगा, दूसरे को लो तो पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। और ये इंटरनल वाले हैं, एक्सटर्नल वाले नहीं है। तो कहता है दो खोखले बेलनाकार धातु के ट्यूबों का आंतरिक आयतन बराबर है, वो आपके सामने लिख दिया। उनमें से एक का बाह्य एवं आंतरिक 13 और 12 व्यास है, मतलब 13 इसकी व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6.5 और इंटरनल की त्रिज्या हो जाएगी 6, अंदर वाले की त्रिज्या यानी व्हाइट वाले की 6। समझ गए? अब अगर मैं इसमें देखूं तो येलो वाले की त्रिज्या 6.75 का मतलब होता है 6 से 3/4, इसका आधा हो जाएगा 24 3 27 27/8 हो जाएगा ये त्रिज्या। क्योंकि यहां पर भी व्यास है तो ये भी व्यास ही है, क्योंकि उसी फॉर्मेशन में क्वेश्चन चल रहा है। और यहां 6 छुटकू वाले की 6 व्यास है तो त्रिज्या छुटकू वाले का 3 हो जाएगा। तो देखा जाए दोनों व्हाइट वालों, क्योंकि इंटरनल का आयतन बराबर है, तो अभी इनकी हाइट तो मालूम नहीं हमको, इसकी h1 मानो, इसकी h2 मानो, तो हाइट तो भैया करना पड़ेगा, पाई से पाई गया। पहले की त्रिज्या ये वाले की तो 6 × 6 36 h1, दूसरे की त्रिज्या 3 तो 3 का स्क्वायर 9 × h2
तो H1/H2 9/36 समाज 1/4 इन्हें कहेगा, या हाइट x/4x कहेगा। सर x और 4x, भाई कोई ना कोई तो वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, यानी ये छोटा वाला हो गया क्योंकि इसकी हाइट कम है तो ये x है, और ये बटका हो गया जिसकी हाइट 4x हो गई। बोलो बोलो टेल टेल, क्योंकि लंबाई बड़ी तो वही बड़ा। ठीक है, अब हमसे कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, समझो, कहता है छोटे ट्यूब की लागत 100 रुपया है, मतलब इस वाले की लागत 100 रुपया है। तो कह रहा है प्रभु इसकी लागत बता दो। अब x ने इसका नाम लागत L, लागत बता दो, लागत मतलब L, पैसा बता दो कितने का है, ये हमसे कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज समझो, आयतन देखो 100 रुपया लग रहा है, और इसका आयतन जो निकलेगा खोखला बेलन है, खोखला बेलन है, हॉलो सिलेंडर है, तो खोखले बेलन का आयतन पाई ऐसे, त्रिज्या कितनी है इसकी 6.5, यानी 13/2 का होल स्क्वायर, छुटकू वाला 6 का स्क्वायर। हाइट इसकी कितनी मानी, मतलब x है, हमें इसकी लागत चाहिए यानी L चाहिए, पाई ऐसे इसके वाले के, तो त्रिज्या 27/8 का होल स्क्वायर हो गया, और ये छुटकू 3 का स्क्वायर हो गया, और इसकी हाइट कितनी है 4x है, भाई आयतन रखोगे तो 4x। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है, देवताओं ऐसे करके भाग दे दो, पाई से पाई गया, x से x गया, पहले बोलो हाँ, x से x गया, ये हो गया 100/L। यहां आ गए, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 घटाओगे तो 25 आएगा। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 आया, हो गया इसकी कैलकुलेशन। नीचे वाली की कैलकुलेशन 27 का स्क्वायर और 8 त्रिका 24, तो 27 और 24, 27 24 का 3, अरे इसकी कैलकुलेशन करो ना, 27 का स्क्वायर 8 त्रिका 24 का स्क्वायर, 27 का 729 होता है और 24 का 576, घटाओगे तो 153 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64 नीचे आएगा, और ये 4 बना हुआ है सिर का दर्द। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, काटो पीटो 4 बार में गया, और ये 4 गुणे 25 100 होगा, ये भी निपट गया, यानी 153 रुपया लागत होगी बड़े वाले की। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने ये 27/8 वाली कैलकुलेशन बड़ी फास्ट कर दी सर, वाई दिस कोलावरी। तो सर के पास दिमाग होता है लगाने को, हाँ मालूम चला तुम इसी में ही हो। हमने क्या किया था, दिमाग में 27 में 24 गया, 3 आया, और 27 24 होता है 51, 51 त्याएं 153, इसलिए तुरंत लिख दिया। हाँ, कल को इसी में ही टेंशन में आ जाओ कि इतने फास्ट कहां से हो गए, का नकल मार लिए। ठीक है, 153 इज द राइट आंसर। प्यारा क्वेश्चन है, जब किताब देखोगे तो 1.5 पेज का सोल्यूशन है, बच्चा घबरा गया। बोलो बोलो टेल टेल, ये प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, किताब देखोगे 1.5 पेज का है, बच्चा गया घबरा कि सर कैसे करेंगे, तो ऐसे करते हैं, और ये क्वेश्चन क्लास 10th की किताब में है। ठीक है, समझ गए ना। चलो एनसीईआरटी अगर गलती से उठाई होगी तो। अब आसान क्वेश्चन है, 2-4 ठो, फिर उसके बाद प्यारे ही हैं। कहता है यदि इतना बराबर इतना, अब तो ये साफ साफ दिख रहा है क्या कि x + 1/5 का ये होल स्क्वायर है, ये साफ साफ दिख ही रहा है भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी x बराबर -1/5 उठाकर यहां रख दो, -1/5 -2/3, और इसका होल स्क्वायर -3, ये 5 दूना 10 यहां पर, और 5 त्याएं 15 होल स्क्वायर, 13 का 169 होता है और 15 का 225 होता है। 169/225 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ, 492 का आंसर यही आएगा मेरे देवताओं। खुशी मिली कि नहीं मिली? ठीक है, समझ गए। चलिए, कहता है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई इतना, इसका क्षेत्रफल इतना, इसके विकर्णों की लंबाई क्या होगी। जो बच्चे नहीं जानते
समचतुर्भुज यूट्यूब में एक स्पेशल लेक्चर शॉर्ट बना के डाल भी दिया है, उसे पढ़ लो या यूथ को पढ़ लो। हमने बताया कि समचतुर्भुज में जो डायगोनल होती हैं यानी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। पहली बात, इनका जो एरिया होता है वो 1/2 डायगोनल्स का इनटू होता है। 1/2 डायगोनल का इनटू होता है, ये हमने प्रॉपर बताया हुआ है। बोलो हां। पहली बात, एक प्रॉपर्टी बताई कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर। हैंग कर रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है, समझे नहीं? मैं इसलिए हट भी गया था, पर क्या करें, वो हैंग कर ही रहा है। ये पावर कम ज्यादा से ऐसा होता है। सभी भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी आपको वेल मैनर बताया गया था। ठीक है। कहता है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई √5 सेंटीमीटर है। तो ये एक समचतुर्भुज बना लिया जिसकी भुजा की लंबाई √5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल यानी दोनों विकर्णों का इंटू 4 है, यानी D1 और D2 4 दूना 8 हो जाएगा। यही है इनके विकर्णों की लंबाई। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का जो स्क्वायर होगा, 4 ऐसे रूट और ये a होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 चौका 20 हो गया। तो हमसे कह रहा है इनके विकर्णों के योग की लंबाई यानी D1 प्लस D2 चाहिए। अब ये कहां से आएगा उसको समझो, अंडर रूट में आएगा क्या, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस का 2D1 D2। D1 प्लस D2 जो कि 20 हो गया, और ये D1 D2 8 है तो 8 का 16 हो गया, 36। तो बाहर आएगा 6। इसका राइट आंसर होगा 6। यूथ कंपटीशन की किताब में सेम क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है एज इट इज, कोई बदलाव नहीं है। रेलवे वाली जो किताब यूट्यूब में पढ़ाई गई है मोहब्बत के साथ, ठीक है। तो उसमें इस पैटर्न के भर भर के क्वेश्चन, यूट्यूब में एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ा है, उसे भी देखिए मोहब्बत से। एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 है। समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 है और 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है। तो हमसे कहता दूसरा विकर्ण क्या होगा। एक बात को समझो, सभी भुजाओं के वर्गों का योग, तो समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाओं के वर्गों का योग 2L² B², उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह प्रॉपर्टी मैंने सभी में बताई है, क्वाड्रिलेटरल में सभी भुजाओं के वर्गों का योग। तो एक भुजा मतलब 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। अभी समचतुर्भुज में भी यही बताया था, उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहां चार आमने सामने की बराबर होती हैं। मुद्दा खत्म रखो। L का स्क्वायर 8 का 64 होता है, 12 का 144 होता है। अरे बोलो हां। विकर्णों के दूसरे विकर्ण की लंबाई, अच्छा D1 हमें दिया गया 10 का स्क्वायर 100, D2 निकालना है। देवताओं ये हो गया 208 416 माइनस 100 D2 का स्क्वायर, यानी D2 का स्क्वायर 316। तो D2 बराबर हो जाएगा 17.8 अप्रोक्स में, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है तो उसके निकट 316 होता है, इसलिए 17.5 हम नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम ले क्या रहे हैं 17.8 लेंगे अप्रोक्स में। तो इसका राइट आंसर 17.8 हो जाएगा। चलिए अब एक बच्चा कह रहा है वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की वैल्यू पर। अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन जा रहा है वही वैल्यू पुटिंग क्या, वो ट्रिपलेट्स आपके दिमाग में लग जाए तो चांद तक, वरना सुबह शाम तक।
और क्या। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कहता है 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से, तो यहां पर क्या है, एक वर्गाकार प्लेट है। कह रहा है 9 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी चारों कोने से 0.25 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के टुकड़े काटे गए। मतलब चारों कोने से ऐसे टुकड़े काटे गए जो कि वर्ग के आकार के, ऐसे, और जिनका एरिया भी दिया गया है। इस पोर्शन का एरिया दिया गया, खुल के बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर 0.25, यानी a बराबर 0.5, यानी ये भुजा जो होगी 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, पूरी भुजा 9 है तो ये भुजा 8 होगी अगर इस, ठीक है। कहता शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड बनाया गया, मतलब छत नहीं है। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आयतन बताओ। आयतन तो LBH होता है, चाहे खुला हो चाहे बंद हो, उससे का लेने देना, आयतन तो आयतन होता है। देवताओं इसकी लंबाई 8 हो जाएगी, लंबाई 8 हो गई, पहले बात को समझना, लंबाई 8 हो गई। चौड़ाई भी इसकी, अब चाहे ऐसे समझ लो कि ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई, बात बराबर है, ये भी 8 हो जाएगी क्योंकि 0.5 इधर से, तो इसकी चौड़ाई भी 8, लंबाई चौड़ाई दोनों 8-8 होंगी। ऊंचाई, ये जो 0.5 का ऊपर ले जाओगे ना, वही इसकी ऊंचाई होगी। तो 64 और 64 गुणा 0.5, यानी 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 495 का 32 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए एक बच्चा जो कह रहा है भैया ये प्रैक्टिस सेट यही तो लगाना है, बच्चा यही गेस्ट पेपर लगाना है, पहले तो अपना लेवल चेक करना है हम कहां डिजर्व कर रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ाए जा रहे हैं। और क्या सोचो, का टाइम पास के लिए पढ़ा रहे का। कहता है ए एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, मतलब ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी को इसे अकेले काम करने में 16.5, यानी बी को जो लगता है 33/2 दिन लगता है। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में 5.5 दिन, यानी ए बी सी तीनों हो गए 5.5 दिन, का मतलब होता है 11/2 दिन। और यदि सी और डी मिलकर 22 दिन में काम कर लेते हैं, सी और डी मिलकर 22 दिन में काम कर लेते हैं, तो हमसे कहता है डी अकेला कितने दिन में। इन सभी का एलसीएम ले लो, 66 आएगा। 11 से भाग दोगे 6 बार में, 33 से ये जाएगा 2 बार में, पर 2 का गुणा तो ये 4 हो जाएगा। 11 से 6 बार में 2 का गुणा तो ये 12 हो जाएगा। 22 से ये 3 बार में जाएगा। अब देखा जाए ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, तो बाय डिफॉल्ट सी की क्षमता 2, और जब सी की क्षमता 2 लड्डू खाने की तो बाय डिफॉल्ट डी की 1, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। डी यानी 1 लड्डू खाता है, खाने 66 लड्डू हैं। 66 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर 496 का 66 आएगा, 66 आएगा, 66 आएगा। ठोको लाइक बोलो हां, अरे ठोको लाइक बोलो हां। 496 का 66 इज द राइट आंसर। चलिए मोहब्बत से पढ़िए, वेल मैनर, अच्छे क्वेश्चंस। देखो सीधी सी बात है, जिनका सिलेक्शन होता है वो अच्छी चीजों को पसंद करते हैं। अब यहां हंसी मजाक तो नहीं करवा रहे हैं, या ना हम दूसरे टीचर को गरिया रहे हैं, पहले समझो, ठीक है। और या तो मतलब समझो टिकटॉक बना रहे हैं या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सीरियस जो भी टीचर पढ़ाएगा यूट्यूब में, जो भी पढ़ाएगा, उसको कम बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि वही पसंद करते हैं जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं। टाइम पास नहीं होता यहां पर, क्योंकि ना हमें जोक आते हैं ना कुछ, मोहब्बत से सिखाते हैं, और यही क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आते हैं। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समझ गए ना, यही होता है मेरे भाई। चलो, एक खोखले बेलन की लंबाई 84 सेंटीमीटर है
और उसका बाह्य व्यास 32 है और आंतरिक 24 है। अभी सेम पैटर्न का क्वेश्चन कराया था। ये खोखला बेलन, कह रहा है, खुल के बोला है, एक खोखले बेलन की लंबाई 84 है, यानी 84 है। हमें कोई दिक्कत नहीं, 84 है तो है। उसका बाह्य व्यास 32 है, यानी बाह्य व्यास 32 है तो त्रिज्या हो गई 16 और अंतःव्यास व्यास 24 है तो त्रिज्या हो गई 12। यदि बेलन के पदार्थ का भार 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो खोखले बेलन का भार क्या होगा? पहले तो इसका हम आयतन निकाल लें। खोखले बेलन का आयतन पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H होगा। पाई मतलब 22/7 ऐसे, R1 R2 तो यही 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, समझ गए, गुणे H। तो 16 में 12 गया 28 आया और 16 में 12 तो ये 4 आया और ये 22/7 ऐसे आया और ये 84 आया। देखिए यहां एक गुणा करना पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखना। 7 से ये 4 बार में गया, ठीक है, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करो, 22 गुणे 16 तो 16 दूनी 32, 3 हासिल, 32 3 35, 352 गुणे 84 और 84 दूना 168, 8 16 हासिल, 84 पंजा 420 और 16, ठीक है, तो मुझे मालूम है क्या आएगा, 29568 आएगा। इसका आप गुणा करेंगे 29568 आएगा, 29568। अब हमसे यहां बोलता है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और आंसर किलोग्राम में आ रहे हैं, तो 10 ग्राम अपॉन 1000 कर दो तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 काटो, 100 से भाग दोगे, 295.68 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला होगा, सी वाला होगा, ठीक है, 295.68 इज द राइट आंसर। प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराते हुए मोहब्बत के साथ आपके सामने। चलिए, तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो 497 हो गया। कहता है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, देखिए ये सब यूथ की किताब में मेंसुरेशन आपको बहुत प्यारा पढ़ाया हुआ है, आप उससे पढ़ लोगे तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर रिवीजन के लिए यूथ में जो मेंसुरेशन हमने पढ़ा दिया है वो इतिहास गवाह है, बहुत नॉलेज दे दिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें हमने वहां थ्योरी भी बताई हुई है, आपको यहां हम डायरेक्ट बता देंगे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 8 13 15 है, तो इनके पारस्परिक लंबों का, तो याद रखना जब भी साइड दी जाए, खुल के बोले साइड ABC और इसका एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब, तो वो 1/A 1/B और 1/C हो जाता है। बस हो गया क्वेश्चन, मुद्दा खत्म। 1/8 ऐसे, 1/13 ऐसे, 1/15 कैल्शियम लोगे कुछ भी भाई, 13 गुणे 15 यहां काय को एल्शियम लो, 13 गुणे 15 तो 150 और 45 195, कोई 195 स्टार्ट है पहला वाला, बस फिर वही आंसर है 104, ये आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 498 का। यूथ में शायद ज्योमेट्री में है ये चीज, अभी हाल ही में ही पढ़ाया है, मुझे याद है, डिजिटल बोर्ड पे भी ज्योमेट्री करा दिया है, बस पढ़ने वाला चाहिए। क्या है भाई, कहता है ट्रायंगल PQR में PR और PQ भुजाओं में कहता है ट्रायंगल PQR में PR में S पॉइंट और PQ में T पॉइंट बोल रहा है। कह रहा है ट्रायंगल PQR में, ठीक है, कहता है PQR
पी क्यू आर का जो एंगल है माना अल्फा है, वो पी एच टी के बराबर है। पी एच टी यानी इसके बराबर है। कहता है पीटी बराबर 5 है, पीटी 5 है, पीएस 3 है, टीक्यू 3 है, एस आर चाहिए, ये एक्स है। बच्चा यहां पर आपको एक बात को समझना पड़ेगा, ये सीधी रेखा नहीं कि मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, ये कहीं नहीं बोला गया। और यहां पर जब कहीं बोला नहीं गया तो ये पैरेलल नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको समझो। प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैंने ये एंगल थीटा माना तो ये इस ट्रायंगल के लिए भी 2 एंगल हो गए और इस ट्रायंगल में भी 2 एंगल हो गए सेम। भाई थीटा अल्फा, क्योंकि ये तो कॉमन हो जाएगा ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो यानी बाय डिफॉल्ट ये बीटा होगा और ये बीटा। अब मैं आपको लिख देता हूं कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर मैं देखूं तो ट्रायंगल पीटी एस कह दूं कि सिमिलर है, तो एक चीज समझना कैसे लिखा था। यहां थीटा बीटा अल्फा लिखा, थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा अल्फा, इस टाइप से। तो अब हम सिमिलर में थीटा बीटा अल्फा ऐसे आएंगे, ये नहीं कि थीटा अल्फा बीटा चिपका दो, थीटा बीटा अल्फा। यानी अगर मैं सिमिलर लिखूंगा बच्चा तो क्या लिखूंगा, पी आर क्यू, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दो। देखो थीटा बीटा छुटकू में, थीटा बीटा छुटकू में 5 है, थीटा बीटा बटकू में बड़े वाले में 3 प्लस एक्स है। बोलो हां 3 प्लस एक्स है, बोलो बोलो छुटकू बटकू। अब देखो थीटा अल्फा छुटकू में 3 है और थीटा अल्फा बटकू में बड़े वाले में 5 3 8। बस इसको सॉल्व कर डाला, लाइव झिंगा लाला, यही सिमिलरिटी होती है और कुछ नहीं। 8 5 40 ऐसे हुआ, 3 ऐसे भाग दे दो और 3 प्लस एक्स, तो x बराबर 31/3, यही इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है। 499 जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, बोलो मगर प्यार से। और एक क्वेश्चन और लीजिए, सिंपल है, 10 315। एक चीज देखो, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 360 माइनस 45 लिख सकता हूं? जब लिख सकता हूं तो 360 हटा दो, 10 माइनस 45 की वैल्यू माइनस का 10 45 होता है, और ये जो आएगा वो माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1, यानी इसका आंसर माइनस का 1 हो जाएगा। बोलो हां।